लर्निंग मार्केट विद मनीष में आज हम एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव सीरीज का थर्ड चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स उसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो पहले दो चैप्टर में पढ़ा वो बेसिकली फाउंडेशन था। अब रियल जो डेरिवेटिव का स्टडीज़ है ना वो यहीं से चालू होता है। ठीक है, सो हमारा चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझाने के लिए इंडिया में जनरली ना एक एग्जांपल बहुत कॉमन दिया जाता है जो कि आप अपने घर से भी रिलेट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल क्या होता है? मान लीजिए आपके घर में 6 महीने बाद या 1 साल बाद कोई शादी का ओकेजन है, ठीक है, ज्वेलरी वगैरह लगती है। तो आपके घर में पेरेंट्स वगैरह क्या करते हैं, या आप लोग खुद भी क्या करते हैं कि ज्वेलर्स के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं देख भाई मेरे को 6 महीने बाद लगेगा, या तो देखो आप या सेम डे खरीद लेते हैं या फिर आप थोड़ा सा एडवांस देके उसको प्री बुक कर देते हैं कि भाई मेरा रेट यही रखना, मैं 6 महीने बाद। और ये छोटे सिटीज़ में और गाँव में ज़्यादा होता है, बड़े सिटीज़ में ये थोड़ा कम है, लेकिन ये जनरली यही ट्रेंड है कि आप लोग क्या करते हैं, कुछ एडवांस दे देते हैं कि ये रेट मेरा फिक्स कर लो, ये रेट पे मेरे को आप 6 महीने बाद ज्वेलरी दे देना। यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या हुआ? रेट फिक्स हो गया आपका, जो जो बेच रहा है उसको ये फिक्स हो गया कि ये कस्टमर आएगा खरीदने के लिए, एटलीस्ट जितना एडवांस दिया उतना तो सामान लेगा ही। बाकी जो नहीं भी दिया है तो भी अगर वो बोलता है तो वो बना के देगा, ज्वेलर के सामान बर्बाद तो होंगे नहीं। उसके बाद एक ये सर्टेनिटी आ गई कि फ्यूचर में एक कैश फ्लो आने वाला है, राइट? तो ये जो ट्रांजेक्शन्स है ना, इसको बेसिकली फॉरवर्ड एग्रीमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल आपको दिया है, डेफिनेशन क्या दिया है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट मेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टी टू बाई और सेल ऑन ए स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर। मतलब एक फ्यूचर डेट पे आप लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम बाई या सेल का ट्रांजेक्शन में एंटर करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड्स आर वाइडली यूज्ड इन कमोडिटी, फॉरेन एक्सचेंजेस, इक्विटी एंड इंटरेस्ट रेट मार्केट। देखिए फॉरवर्ड इक्विटी में रेयरली यूज होता है, इन लोगों ने लिखा है बट बोलने दीजिए। कमोडिटी और फॉरेन एक्सचेंजेस में बहुत यूज होता है। फॉरेन एक्सचेंज में कैसे यूज होता है? मान लीजिए आप एक एक्सपोर्टर है, ठीक है, आपको डॉलर में पैसे आने वाले हैं, राइट? आप बैंक के पास गए, आपने बोला भाई मेरे को डॉलर में पैसे आने वाले हैं, किस रेट पे दोगे मेरे को बता दो कितने। तो आपसे वो पूछेगा कितने दिन बाद आएंगे। तो बैंक आपसे एग्रीमेंट क्या करता है कि मान लो आपको $1000 आने हैं, तो वो आपसे $1000 लेगा, जो भी इसमें रेट रहेगा उसको वो देगा, आपको रेट का कोट आज ही मिल जाएगा। तो आपका कैश फ्लो एटलीस्ट सर्टेन हो जाएगा कि 1 महीना बाद या 2 महीने बाद या जब भी मुझे वो डॉलर्स आने हैं, उस डॉलर पर मुझे एक्सचेंज रेट क्या मिलने वाला है, राइट? तो ये चीज़ हो गई आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। तो जनरली कमोडिटीज और फॉरेन एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा यूज होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में यहाँ जो एग्जांपल दिया है, गोल्ड का एग्जांपल ही दिया है कि यू वांटेड टू परचेज गोल्ड फ्रॉम गोल्डस्मिथ, ठीक है। प्राइस ऑन द मार्केट ऑन 9th March 2018 was 30,425। अब तो चलिए बहुत ज़्यादा हो गया। फॉर 10 ग्राम गोल्डस्मिथ एग्रीज टू सेल यू मार्केट एट गोल्ड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। You paid him 30,425 for 10 grams and took gold. The cash market transaction at this price is 30 ये, ठीक है, is referred to the spot price। मतलब आज अगर आप खरीदोगे तो जो रेट लगेगा वो होता है स्पॉट प्राइस। हमने आगे पहले भी ये डिस्कस कर लिया था। तो स्पॉट प्राइस क्या हो गया? जिस अगर आज आप ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करते हो तो जो रेट होगा वो होता है स्पॉट प्राइस, ठीक है। अब सपोज दैट यू वांट टू बाई गोल्ड आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। तो गोल्ड स्मिथ क्या बोलता है कि ठीक है 1 महीने बाद मैं 30,450 रुपये 10 ग्राम आपको दूंगा। तो आप देखते हो कि 25 रुपये का डिफरेंस है, बट एटलीस्ट रेट सर्टेन है, हो सकता है गोल्ड 1000 रुपये बढ़ जाए, राइट? तो यू एग्री टू द फॉरवर्ड प्राइस फॉर 10 ग्राम गोल्ड एंड गो अवे। तो आपने उससे रेट नेगोशिएशन कर लिया और आपने फिर बोला कि ठीक है चलो अब हम चलते हैं। 1 महीने बाद आपको क्या रेट देना है आपका सर्टेन हो चुका है। In this example, you have bought forward and you are long forward, whereas Goldsmith has sold forward and he is short forwards, ठीक है। जो बेचा है वो शॉर्ट है, जो खरीदता है वो लॉन्ग होता है, ये ध्यान रखिएगा। देर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी। देखिए यहाँ पे ऐसा बोल रहा है बट बिना एडवांस लिए कोई काम करता नहीं है, बट ठीक है नॉमिनल एडवांस होता है। आफ्टर 1 मंथ यू कम बैक, गोल्डस्मिथ को आप देते हैं 30,450 रुपये और आप अपना गोल्ड ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब आप एग्जीक्यूट करते हैं। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का फीचर्स क्या क्या हुआ? दे आर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। All the terms like price, quantity, quality of the underlying delivery terms like place, settlement procedure are fixed on the day of entry into the contract। जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं उसी दिन ये सारी चीज़ें
क्या प्राइस पे आप लोगे, किस क्वांटिटी में आप लोगे, कहाँ पे लोगे, किस तरीके से लोगे, आप ज्वेलरी लोगे या फिजिकल गोल्ड लोगे, वो सब आप जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हो ना उसी दिन डिसाइड कर लेते हो, ठीक है। In other words, forwards are bilateral over the counter transactions where the terms of the contract such as price, quantity, quality, time and place are negotiated between two parties of the contract. सेम चीज बार बार रिपीट हो रहा है, पढ़ के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसमें मेजर लिमिटेशंस ऑफ द फॉरवर्ड देखिए, अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिमिटेशन समझ लेते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट लिमिटेशन है लिक्विडिटी रिस्क। देखिए होता क्या है ना कि आप लोग दो जन के बीच में कर रहे हो राइट ट्रांजेक्शन, तो इसमें बाकी कोई मार्केट पार्टिसिपेंट तो है ही नहीं, सिर्फ आप दो जन ही हो। तो उसमें क्या होगा कि मान लो आपने गोल्ड ज्वेलर के साथ नेगोशिएट किया, मान लीजिए तीन चार दिन बाद उसकी दुकान ही बंद हो जाती है, क्या करोगे? रहेगा ना काउंटर पार्टी रिस्क, इसको बोलेंगे, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी मतलब कैसा हो गया कि मान लो आप लेने गए, आपने 2 kg गोल्ड उसको बोल के रखा था, अभी तक तो 10 ग्राम की बात कर रहे हैं, जब आप पहुंचे उसके पास 2 kg गोल्ड है ही नहीं, तब क्या करोगे? तो वो आ गया आपका लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। एज फॉरवर्ड दैट टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा प्लस मान लो आपने उसको दिया है 100 ग्राम गोल्ड का एक स्पेसिफाइड डिजाइन वगैरह का ज्वेलरी बनाने, ठीक है। आप जब टाइम आता है आप लेने ही नहीं जाते हो, तो वो ज्वेलरी का वो करेगा क्या? क्योंकि आपके डिजाइन के हिसाब से उसने ज्वेलरी बनाई थी, अब ये हो सकता है ना कि वो ज्वेलरी उससे कोई खरीदे ही नहीं, उसको वापस सोना पिघलाना पड़ेगा, तो वो जो मेकिंग चार्जेस उसका लगा वो तो वेस्ट हो गया ना। तो लिक्विडिटी वहां पे बन गई रिस्क आपकी, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई थी उसने, अब वो चीज आप ले ही नहीं रहे हो। अब आया काउंटर पार्टी रिस्क। तो जैसे हमने कहा एग्जांपल दिया आपको कि आपको 10 ग्राम 20 ग्राम नहीं, आपको लेना था 2 kg, आपने 2 kg के हिसाब से किया, बट आप जब लेने गए 2 kg उसके पास है ही नहीं, या फिर आपने 2 kg बोला था और आज आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे 1 ही kg चाहिए, तो उसके तो 1 kg का कैपिटल ब्लॉक हो गया ना, वो हो गया काउंटर पार्टी रिस्क, ठीक है। तो ये जो दो लिमिटेशंस हैं, ठीक है, प्लस कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सेटलमेंट में कॉम्प्लिकेशंस हैं, 90% टाइम तो ये होता है कुछ ना कुछ डिस्प्यूट राइज हो जाता है, कभी प्राइस को लेके कभी कोई चीज को लेके, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुए। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ये बेसिकली फॉरवर्ड्स के लिमिटेशंस को, कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड जैसे ही होंगे, इनके लिमिटेशंस को खत्म करते हैं। हाउएवर इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं विथ फॉरवर्ड्स, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस होगा ना, पहले उसको समझ लेते हैं। फर्स्ट चीज तो ये है कि ये स्पेसिफाइड नहीं होगा, ये कस्टमाइज्ड नहीं होगा, ये स्पेसिफाइड होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट बना दिया गया है, आपको और आपके बायर को या सेलर को दोनों को उसी तरह के ट्रांजेक्शन में एग्जीक्यूट करना होगा, उसी तरह की स्पेसिफिकेशन में। मतलब एग्जांपल में देता हूं, अगर आपको निफ्टी लेना है तो निफ्टी अभी 75 लॉट का है, गोइंग फॉरवर्ड 50 लॉट का होने वाला है, तो आपको 75 लॉट का निफ्टी लेना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते नहीं मुझे 25 लॉट का निफ्टी चाहिए, नहीं मिलेगा, आपको 75 लॉट ही लेना होगा। अगर एमसीएक्स पे 1 kg गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है और 100 kg गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है, तो या तो आप और आपको आधा kg लेना है तो आप 1 kg वाला ले नहीं सकते, और आपको अगर आधा kg का कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे एक काम करो आप ये आधा kg का कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दो, वो नहीं बनाएंगे। आपको वो बोलेंगे आप 100 5 मतलब आप 5 100 ग्राम वाला कॉन्ट्रैक्ट ले लो, लेकिन वो आपके लिए चेंज नहीं करेंगे अपना, राइट। तो ये हो गया लॉजिक। अब इसमें क्या होता है, जिससे हमने लिक्विडिटी रिस्क का जो बात किया, अब चूंकि इसमें बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स, क्योंकि एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है तो बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स आएंगे एक्सचेंज मैकेनिज्म में, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे बायर्स एंड सेलर जब आएंगे तो लिक्विडिटी रिस्क खत्म हो जाती है। और चूंकि एक्सचेंज का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या एक्सचेंज खुद भी लाइबिलिटी लेता है आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट कराने का, तो उनकी ये जो लिमिटेशन है ना कि काउंटर पार्टी रिस्क हो सकता है, वो एलिमिनेट करा देते हैं, ठीक है। So again, इसमें भी सेम चीज, buyer who buys future contract takes long position and the one who sells it takes short position. तो long और short में ये डिफरेंस याद रखिएगा कि जो बाई करता है वो लॉन्ग होता है, जो सेल करता है वो शॉर्ट होता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ ए फ्यूचर मार्केट, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज थ्रू एन एक्सचेंज, और दोनों एक दूसरे को जानते नहीं होंगे, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट इज एक्सचेंज, प्राइस डिस्कवरी थ्रू फ्री इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स,
जो बाइंग और सेलिंग प्रेशर के बीच में जो प्राइस दिखेगा वही होगा आपका एक्चुअल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, मार्जिन दोनों पार्टीज को पे करना है, इसका मतलब क्या है कि कुछ कुछ पैसे दोनों पार्टीज के लगे रहेंगे, इसके कारण क्या होगा, डिफॉल्ट का चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, क्वालिटी इज डिसाइडेड टुडे, क्वांटिटी इज डिसाइडेड टुडे। तो आपको कब कितना लेना है वो आपको उस जो एक्सचेंज में प्रोडक्ट मिल रहा होगा उसके हिसाब से ही आपको डिटरमाइन करना होगा, और आप उसी के हिसाब से अपना करके लोगे कैलकुलेशन। ठीक है, अब फ्यूचर्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि एनएससी पे क्या निफ्टी का कोट होता है उसके हिसाब से हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट टाइप, फ्यूचर इंडेक्स, इंडेक्स हमने चैप्टर 2 में पढ़ा, तो निफ्टी हमने वहां पे पढ़ा था। तो अंडरलाइंग एसेट निफ्टी 50 जो कि अभी के डेट में 75 लॉट्स का कॉन्ट्रैक्ट है, गोइंग फॉरवर्ड वो होने वाला है 50 लॉट्स का। ठीक है, एक्सपायरी डेट 28 मार्च 2018। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ एक्सपायरी होती है हर एक मंथली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट मंथली फ्यूचर का है तो उसकी एक्सपायरी कब होगी, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। अगर थर्सडे हॉलीडे है तो वेडनेसडे होगी, वेडनेसडे हॉलीडे है तो ट्यूसडे होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। हाँ, ओपन प्राइस क्या है, आज जब मार्केट ओपन हुआ तो क्या प्राइस पे ओपन हुआ, तो 10,200 पे ओपन हुआ। हाई प्राइस क्या मतलब दिन भर में कितना हाईएस्ट गया, 10,254 मान लीजिए गया। लोएस्ट क्या गया, मतलब दिन भर में कितना लोएस्ट पॉइंट पे गया निफ्टी। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस क्या था, मतलब जिस प्राइस पे आज क्लोज हुआ वो हो गया। कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड मतलब आज कितने कॉन्ट्रैक्ट्स का एक्सचेंज हुआ, किसी ने बाई किया किसी ने सेल किया, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हुए। एक बाई और एक सेल का एक पेयर होता है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर दिया है इसका मतलब ये पेयर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है। टर्नओवर मतलब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड इनटू एवरेज जो भी प्राइस निकल के आया होगा वो। ठीक है, अंडरलाइंग वैल्यू, अंडरलाइंग वैल्यू बेसिकली शायद एवरेज प्राइस ये लोग दे रहे होंगे। अच्छा, अंडरलाइंग वैल्यू सॉरी, ये बेसिकली स्पॉट में निफ्टी 50 क्या है वो दे रहे हैं ये लोग। फ्यूचर में यहाँ पे देख के जो समझ में आ रहा है कि 10,154 है, मतलब फ्यूचर में प्रीमियम पे चल रहा है और फ्यूचर में वो एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, यहाँ स्पॉट प्राइस का मतलब क्या है, द प्राइस एट विच एसेट ट्रेड्स इन कैश मार्केट। बेसिकली आपको अगर अभी लेना है तो जो प्राइस होगी वही हो गया स्पॉट प्राइस। यहाँ पे 7 मार्च को स्पॉट प्राइस क्या दिया है, 7 मार्च का स्पॉट प्राइस दिया है 10,154.20। यहाँ पे 7 मार्च को, और यहाँ इन लोगों ने अंडरलाइंग वैल्यू क्या दिया 10,154, तो स्पॉट प्राइस यहाँ पे ये हुआ। फ्यूचर प्राइस क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस आपकी जो थी वो ये लोग यहाँ पे ले रहे हैं 10,171। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, अब जैसे ये देखिए, ये मार्च में आप ट्रेड कर रहे हो और मार्च का ही कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब मार्च का एक्सपायरी मार्च में ही है। अगर आप मार्च में ट्रेड कर रहे हो और मार्च की एक्सपायरी है तो वो नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट है। अगर अप्रैल में है तो नेक्स्ट मंथ, और अगर आप मई वाला कर रहे हो तो वो फार मंथ बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, एवरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स ऑन लास्ट थर्सडे ऑफ द रिस्पेक्टिव मंथ और द डे बिफोर द लास्ट थर्सडे ऑफ द ट्रेडिंग, इफ थर्सडे इज द ट्रेडिंग हॉलीडे, यानी थर्सडे अगर छुट्टी है तो एक दिन पहले हो जाएगा। ठीक है, एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट मतलब क्या हुआ, यहाँ जो 20th मार्च लिखा है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ वो हो गया आपका एक्सपायरी डेट। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि एक्सपायरी डेट पे फ्यूचर और स्पॉट प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ जाएंगे। वो क्यों आएंगे वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिक साइज, टिक साइज मतलब क्या हुआ कि मिनिमम कितना मूव करेगा, तो निफ्टी में जैसे 0.5, ठीक है 0.05, तो मतलब कि 10,000.05 या 10,000.10 ये मिनिमम मूवमेंट होगा। ठीक है, तो 5 पैसे यहाँ पे जो ऐसे लिखा है, टिक साइज ऑफ निफ्टी फ्यूचर इज 5 पैसा, मतलब 0.5, 0.05 सॉरी। Bid price of the price, bid price is the price which buyer is willing to pay, ask price is seller what seller is asking। ठीक है, तो मतलब किस प्राइस पे सेलर बेचना चाहता है इज कॉल्ड आस्क प्राइस, किस प्राइस पे बायर खरीदना चाहता है इज कॉल्ड बिड प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, देखिए कॉन्ट्रैक्ट साइज मतलब क्या, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड इन लॉट एंड टू अराइव एट द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वी हैव टू मल्टीप्लाई द प्राइस with the contract multiplier or lot size or the contract size।
basis. The difference between the spot price and the future price is called basis. मतलब स्पॉट और फ्यूचर के बीच में जो डिफरेंस रहेगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे बेसिस. If future price is greater than the spot price, then the basis of the asset is negative. मतलब फ्यूचर की प्राइस अगर ज़्यादा है और स्पॉट की प्राइस कम है तो वो उसको बोलेंगे नेगेटिव. इसको एक और चीज़ बोलते हैं कॉन्टेंगो मार्केट. ठीक है. सिमिलरली इफ द स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन द फ्यूचर प्राइस, द बेसिस ऑफ द एसेट इज पॉजिटिव. इसको हम लोग बोलेंगे बैकवर्डेशन मार्केट. ठीक है. Importantly, basis 1 month contract would be different from the basis of 2 month and 3 month contract. ये ऑब्वियस बात है कि जितना लंबा टाइम फ्रेम होते जाएगा, जैसे 2 मंथ या 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट जब रहेगा तो उसमें बेसिस हमेशा चेंज रहेगा, एग्जैक्ट सेम नहीं होगा टू द करेंट मार्केट. ठीक है. ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द मार्केट द बेसिस में बिकम नेगेटिव और पॉजिटिव. वो तो देखिए डेली बेसिस पे ट्रेडिंग पॉजिटिव नेगेटिव चलती रहेगी. इसका मतलब क्या हुआ कि डेली बेसिस पे आपके एडजस्टमेंट्स होते रहेंगे. फ्यूचर और स्पॉट के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा वो कभी पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव रहेगा, वो चलते रहेगा. It may be noted that derivative trading based on the global indices was also launched in India derivative exchanges, and these contracts are denominated in Indian rupees. For example, NSE introduced, ये पता नहीं ये लोगों ने क्यों लिखा है कि FTSE S&P 500 ये सब इन लोगों ने स्टार्ट किया था. However, आज के डेट में इन पे तो शायद ट्रेडिंग हो नहीं रही है. आईओ वैसा ब्राज़ीलियन एक्सचेंज है. माइसेक मतलब रशियन इंडेक्स हो गया, हांगकांग इंडेक्स मतलब हैंसेंग हो गया, ये सब शायद होते नहीं है. इंडिया विक्स, हाँ इंडिया विक्स जिसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वो एनएससी ने लॉन्च करके रखा है. उसमें ट्रेडिंग होती है या नहीं होती है इसकी मुझे श्योरिटी नहीं है. ठीक है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा. इंडिया विक्स प्रोडक्ट तो है. लेकिन कॉस्ट ऑफ कैरी बेसिकली क्या हो गया कि फ्यूचर और स्पॉट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको नॉर्मल लेमन टर्म्स में कॉस्ट एंड कैरी बोलते हैं आफ्टर सम एडजस्टमेंट. ठीक है. इट मीन्स द स्टोरेज कॉस्ट इन कमोडिटी, इंटरेस्ट कॉस्ट टू फिनेंस और कैरी द एसेट टिल द डिलीवरी और इनकम अर्न ऑन द एसेट ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड. इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने फ्यूचर लिया 1 महीने बाद का. ठीक है. आपका स्पॉट आज आपने लेके रखा है. अब ये स्पॉट और फ्यूचर के बीच में जो डिफरेंस होगा ना, तो उसको ही बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैरी. अगर इसमें कुछ आपको कैश फ्लो आने वाला है तो कॉस्ट ऑफ कैरी का टोटल वैल्यू में से उसको लेस कर दिया जाएगा, तो रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ कैरी बचेगा. फॉर एग्जाम्पल, शेयर एबीसी लिमिटेड इज ट्रेडिंग एट 100 इन कैश मार्केट. मतलब स्पॉट में 100 पे ट्रेड कर रहा है. पर्सन विशेज टू बाई द शेयर बट डज नॉट हैव मनी. इन दैट केस ही वुड borrow 100 at the rate of 6% per annum. Suppose that he holds this share for 1 year, and in that he expects the company to give 200% dividend on its face value of 1, the dividend of rupees 2. The net cost of carry is interest paid minus dividend. मतलब 2 रुपये उसको आने हैं, 6 रुपये वो इंटरेस्ट पे करेगा. तो ब्रेक इवन फ्यूचर प्राइस आज के डेट में 1 साल बाद का होना चाहिए 104 रुपये. ठीक है. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कॉस्ट ऑफ कैरी विल बी डिफरेंट फ्रॉम फॉर डिफरेंट पार्टिसिपेंट. क्योंकि किसी के पास खुद के पैसे हैं तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैरी यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा. लेकिन मान लीजिए किसी को लोन लेना है तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा. अच्छा, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं ना. एक अगर आपका अच्छा गुडविल है, अच्छा सब कुछ है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा. और एक आपका कोई स्टैंडिंग ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक मार्जिन अकाउंट. ठीक है. होता क्या है ना कि 2 पार्टीज ट्रेड कर रहे हैं, राइट, तो उसमें कोई डिफॉल्ट भी तो कर सकता है. तो इसीलिए आइदर काउंटर पार्टीज से एक्सचेंजेस क्या करते हैं, मार्जिन डिपॉजिट करवाते हैं ब्रोकर से. ब्रोकर इन टर्न चार्ज मार्जिन फ्रॉम द कस्टमर. अब मार्जिन किस किस टाइप के हो सकते हैं. फर्स्ट होता है इनिशियल मार्जिन. ठीक है. इनिशियल मार्जिन क्या हो गया कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आपको जो मार्जिन पे करना पड़ता है, द मिनिमम रिक्वायरमेंट बाय द एक्सचेंज इज कॉल्ड इनिशियल मार्जिन. ठीक है. अब एग्जांपल यहाँ पे है निफ्टी फ्यूचर प्राइस इनटू लॉट साइज. ये जो भी हम लोग का प्राइस था इनटू 75, गोइंग फॉरवर्ड ये 50 हो जाएगा. 7,62,000 का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है. मान लीजिए अगर 10% चल रहा है इनिशियल मार्जिन रेट, तो एटलीस्ट 76,287 रुपीज़ होना चाहिए टू ट्रेड. आज के डेट में 15-16% का मार्जिन रिक्वायरमेंट है, तो रफली
और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 लाख के आसपास है तो 1,60,000 के आसपास मार्जिन लगता है निफ्टी में ट्रेड करने पे, ठीक है। इनिशियल मार्जिन ध्यान रखिएगा, बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मार्जिन रिक्वायर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेड, ठीक है। एक्सचेंज मार्जिन फाइल्स भेजते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की ब्रोकर को, और वो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड। In futures market, while contracts have maturity of several months, profit and losses are settled on day-to-day basis called market settlement. Basically क्या होता है, देखिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो महीने महीने तक चलेगा, तो डेली प्राइस में जो भी डिफरेंस होगा, मान लीजिए कल 10,100 था, आज 10,120 हो गया, तो जो 20 रुपये का डिफरेंस है ना, उस पर जो M2M मार्जिन मतलब आपका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा डिपेंडिंग ऑन आपका बाई पोजीशन था या सेल पोजीशन था, वो बेसिस पे जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपसे मार्क टू मार्केट मार्जिन के नाम पे कलेक्ट कर लिया जाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड M2M विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल यहाँ पे जो दिया है 76,287 का इन लोगों ने मार्जिन दिया, ठीक है। अब निफ्टी चल रहा था 10,175, ठीक है। यहाँ पे पर्सन क्या कर रहा है, बाई कर रहा है, किस प्राइस पे, इस प्राइस पे। कितना रुपये उसने मार्जिन दिया, इतना मार्जिन दिया, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्लोजेस है 10,242.95। अगर किसी ने बाई किया होगा तो वो यही चाहेगा ना इसका दाम बढ़े, 10,171 से 10,242 तक चला गया प्राइस, 243 ऑलमोस्ट। दिस मीन्स दैट he or she has benefited due to this gain, and 71.4 पॉइंट्स का इसको गेन हुआ है। Thus his net gain for the day is rupees 71.4 into 75, 5,355. The money is credited to his account the next day, because next day exchange पे आउट करता है, तो नेक्स्ट दिन एक्सचेंज उसको इतना पे आउट दे देगा, और नेक्स्ट दिन जब पोजीशन स्टार्ट होगी तो ये 10,242 से स्टार्ट होगी, और मान लीजिए उस दिन गिर जाता है तो फिर उस दिन उसको M2M लॉस भी हो सकता है। और यहाँ अकाउंट में देने का मतलब एक्सचेंज ब्रोकर को दे देगा एंड ब्रोकर उसके लेजर में क्रेडिट कर देगा। ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ट्रेडेड, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, इट इज बेसिकली नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन इन द मार्केट, यानी कि जितने कॉन्ट्रैक्ट्स आज भी अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं हुए, मतलब अगर मैं मान लीजिए सेल करता हूँ तो मुझे उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाई करना पड़ता है, राइट। तो कितने सेल ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं हुए हैं। An open interest is total number of contracts outstanding or yet to be settled for an underlying asset, ठीक है। मतलब कि मार्केट में कितने कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो पब्लिक ने एग्जीक्यूट किया है बट उससे अभी तक उन लोग एग्जिट नहीं किए हैं। मान लीजिए मैंने एक सेल ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, मैंने एक लॉट निफ्टी बेच दिया, एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। हमेशा सेल साइड में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है, किसी ने बाई किया होगा, राइट। तो जिसने बाई किया है उसके पास वो बाइंग पोजीशन में है। जब मैं इसको बाई करूंगा, मैं जब बाई करूंगा तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैं जब इसको बाई करने जाऊंगा तो कोई एक और सेलर रहेगा, राइट। तो कोई एक जब सेलर रहेगा वो उसने सेल किया होगा तब मुझे बाई करना पड़ेगा, या फिर जिसको मैंने सेल किया था वही वापस से सेल करने आ रहा है तो मैं उसकी बाई कर ले रहा हूँ, तो ओपन इंटरेस्ट फिर जीरो हो जाएगा। और अगर नहीं होता है ऐसा और कोई तीसरा पर्सन बेचता है तब ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट उस आदमी के पास है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट कम हो गया, बट ये जो जिस आदमी ने नया बेचा है उसका ओपन इंटरेस्ट 2 का हो गया, ठीक है। इस तरीके से चलता है मार्केट। वॉल्यूम ट्रेडेड गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द मार्केट एक्टिविटी विद रिगार्ड्स टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ओवर ए गिवन पीरियड। मतलब बेसिकली क्या हो गया, जो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में आज ट्रेडिंग हुई, कितने पेयर ऑफ ट्रांजेक्शन आज एग्जीक्यूट हुए, वो हो गया आपका वॉल्यूम ट्रेडेड। रुक जाइए, ऊपर जाने दीजिए। हाँ, अब कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन देखिए, ये लोग निफ्टी इंडेक्स का ये लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन दिया है, बता देता हूँ आपको। निफ्टी 50 नाम है इसका, 75 इसका कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर है, 0.05 ये बेसिकली इसका टिक साइज हो गया जो हमने डिस्कस किया था। लास्ट ट्रेडिंग डे और एक्सपायरी डे लास्ट थर्सडे ऑफ एक्सपायरी मंथ। मान लीजिए अप्रैल की कॉन्ट्रैक्ट है तो अप्रैल का लास्ट थर्सडे, अगर थर्सडे छुट्टी है तो एक दिन पहले, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मंथ्स
थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 1, 2 एंड 3 मंथ्स मैच्योरिटी। मतलब अभी क्या होकर रखा है ना कि 3 मंथ तक का कॉन्ट्रैक्ट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट में चलता है, तो 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट चलते रहेंगे। जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका इमीडिएट मंथ का है वो आपका नियर मंथ, उसके बाद वाला मंथ का नेक्स्ट मंथ, उसके जो लास्ट थर्ड वाला मंथ है वो फार मंथ। डेली सेटलमेंट प्राइस मतलब किस प्राइस पे आज क्लोजिंग हुई। फाइनल सेटलमेंट प्राइस यानी कि किस प्राइस पे एक्सपायरी हुई। प्राइस बैंड इज एसेंशियली द रेंज बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट इज परमिटेड टू ट्रेड ड्यूरिंग द डे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए मान लीजिए 10,100 पे चल रहा है निफ्टी, ठीक है। प्राइस बैंड क्या हो गया कि मान लीजिए एक्सचेंज ने सर्किट लिमिट लगा के रखा है 10% का, ठीक है। तो 10% 10,100 से नीचे और 10% 10,100 से ऊपर, ये हो गया प्राइस बैंड। कुछ शेयर्स में 5% का प्राइस बैंड होता है, कुछ शेयर्स में 20% का प्राइस बैंड होता है। निफ्टी में हमारा 10% इज फर्स्ट स्लैब और उसके बाद फिर 5-5% करके खुलता है। और निफ्टी में सर्किट कोरोना के टाइम में 2-3 बार लगा और 2010 के समय 2007-8 के फाइनेंशियल क्राइसिस के समय लगा था, 2009 के समय लगा था। उसके बाद निफ्टी में ऐसा सर्किट वगैरह का सीन आता नहीं है। 2011 में बीच में एक बार लगा था, ठीक है। सो अगर यहाँ पे 100 रुपये एग्जाम्पल दिया है, मान लीजिए फॉर प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस वॉज ₹100 एंड प्राइस बैंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 10%, तो कॉन्ट्रैक्ट कैन ट्रेड बिटवीन ₹90 एंड 110। जो हमने इस बार 10,100 अगर है तो उसके 10% नीचे और 10% ऊपर तक ट्रेड हो सकता है। ये हो गया आपका प्राइस बैंड, ठीक है। पोजीशंस इन डेरिवेटिव मार्केट जो हम क्लियरली बता रहे हैं आपको, जो बाई साइड में रहता है उसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन, जो सेल साइड में रहता है उसको बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। तो ये लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन ये लोग बता रहे हैं बार बार, बट एकदम सिंपल ध्यान रखिएगा। जो बाई साइड में रहता है, जिसने बाई करके रखा है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को, वो उस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग है। जो सेल करके रखा है वो उस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट है। ओपन पोजीशन इज बेसिकली आउटस्टैंडिंग ऑन अनसेटल्ड लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन इन द मार्केट, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल इन लोगों ने जो दिया है, एक्स शॉर्ट्स 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑन इन्फोसिस फ्यूचर्स एंड लॉन्ग 3 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रिलायंस फ्यूचर्स, is said to have an open position which is equal to 5 short on Infosys and 3 long on Reliance. If next day he buys 2 Infosys contract, ठीक है, of the same maturity, his open position would reduce to 3 Infosys open contract, 3 short on Infosys contract and 3 long on Reliance contract. Naked and spread calendar spread positions. देखिए naked future position are simply mean a long or short position in the future contract without having any position in the underlying asset. मतलब कि मान लीजिए आपके पास फिजिकली वो चीज़ नहीं है, या शेयर्स हों या कमोडिटीज़ हों, आपके पास एक्चुअली नहीं है, आपने बस सीधा कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए लॉन्ग या शॉर्ट किया है, तो आपका नेकेड पोजीशन है। कैलेंडर स्प्रेड क्या हो गया, जब आप 2 पर्टिकुलर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर रहे हो टू मेक सम बेनिफिट, ठीक है। तो मान लीजिए आपने अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है, मई कॉन्ट्रैक्ट सेल करके रखा है, तो ये हो गया स्प्रेड, लॉन्ग ऑन वन मैच्योरिटी एंड शॉर्ट ऑन अदर मैच्योरिटी। तो वही चीज हो गई, 2 अलग अलग मंथ में आपने अलग अलग पोजीशंस लेके रखे हैं, ठीक है। ओपनिंग ए पोजीशन मीन आइदर बाइंग और सेलिंग और एक कॉन्ट्रैक्ट विच इंक्रीजेस क्लाइंट्स ओपन पोजीशन। क्लाइंट का जो ओपन पोजीशन है वो जब इंक्रीज होगा उसको बोलेंगे ओपनिंग ए पोजीशन। क्लोजिंग ए पोजीशन मतलब जब आप पोजीशन काट देते हो, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग ऑफ पोजीशन। लिमिटेशंस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई आधा केजी गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट लेने आएगा तो एमसीएक्स उसको सीधा बोलेगा भाई नहीं मिलेगा, या तो आप 100 ग्राम में करो या आधा 1 केजी में करो। अगर आपको आधा केजी करना है तो 500 ग्राम वाला कर लो, बट उसके लिए चेंज नहीं करेगा एक्सचेंज, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और उसमें भी लिमिटेड मैच्योरिटी होगी। अगर आपको 10 दिन बाद चाहिए तो 10 दिन बाद नहीं मिलेगा। अगर मेरी एक्सपायरी जून की है तो मैं जून के पहले आपको नहीं दूंगा। Lack of flexibility in contract design and increased administrative cost on account of M2M settlement, ठीक है। तो डेली बेसिस पे M2M सेटलमेंट वगैरह होते रहेगा, उसके कारण क्या होगा कि फंड का प्लानिंग, फंड का मैनेजमेंट, ये सब थोड़ा सा हिंडर होता रहता है। डिफरेंसेस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा। ऑपरेशनल मैकेनिज्म, फॉरवर्ड्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, फ्यूचर्स आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में
द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स डिफर फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेड, जो कि दो पार्टी के बीच में नेगोशिएशन है। कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिकेशन क्लाइंट टू क्लाइंट चेंज हो जाएगा। हाउएवर फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड रहेगा, स्टैंडर्डाइज रहेगा। काउंटर पार्टी रिस्क रहता है फॉरवर्ड में, और ये क्या नाम है, गारंटर रहेगा तभी रिड्यूस होगा। हाउएवर एक्सचेंज अगर ट्रांजेक्शन है तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो एक्सचेंजेस के होते हैं वो काउंटर पार्टी सेटलमेंट रिस्क अपने ऊपर बियर करते हैं। लिक्विडेशन प्रोफाइल, फ्यूचर्स लिक्विड नहीं होते हैं, फॉरवर्ड लिक्विड नहीं होते हैं, फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं। प्राइस डिस्कवरी फॉरवर्ड में होती ही नहीं है और फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। क्वालिटी, देखिए क्वालिटी का कोई स्टैंडर्डाइजेशन होगा नहीं फॉरवर्ड में, बट फ्यूचर में क्वालिटी का स्टैंडर्डाइजेशन हमेशा रहेगा। करेंसी मार्केट्स आर एग्जांपल ऑफ फॉरवर्ड्स, commodity futures, currency futures, index futures are example of futures market in India. अब पे ऑफ चार्ट, देखिए पे ऑफ चार्ट बेसिकली क्या हो गया, जो कितना प्राइस ऊपर जाते जाएगा, अगर आप लॉन्ग में हो तो प्रॉफिट आते जाएगा, कितना प्राइस कितना आपको लॉस होते जाएगा अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हो, प्राइस गिरते जा रहा है, तो वो हो गया पे ऑफ चार्ट। और अगर आप सेल साइड में हो तो कितना प्राइस नीचे जाने से आपको प्रॉफिट हो रहा है और कितना प्राइस ऊपर जाने से आपको लॉस हो रहा है, वो बेसिकली पे ऑफ चार्ट को चार्ट के फॉर्म में दिखाया जाएगा। पे ऑफ ए लॉन्ग फ्यूचर, ठीक है। तो मान लीजिए आपने फ्यूचर लॉन्ग किया 100 रुपए पे, ठीक है। एक्सपायरी के दिन 50 रुपए प्राइस है, तो आपको लॉस कितना होगा, 50 रुपए का होगा। यही चीज यहाँ पे चार्ट में दिख रहा है, ठीक है। और अगर एक्सपायरी के दिन आपको प्राइस है 150 रुपया, आपने खरीदा था 100 रुपए पे, तो आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये हो गया लॉन्ग का पे ऑफ। इसी तरह शॉर्ट का पे ऑफ है, शॉर्ट में भी सेम चीज़ है, ज़्यादा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने शॉर्ट किया था 100 रुपये पे और प्राइस आ गया 50 रुपये, तो आपको कितना मिल रहा है, 50 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। और अगर प्राइस 150 रुपये आ गया है तो आपको लॉस हो रहा है 50 रुपये का। फ्यूचर प्राइसिंग, देखिए फ्यूचर प्राइसिंग डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट, किस तरह की एसेट है उस पर डिपेंड करेगा। सो फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर कमोडिटी मान लीजिए गोल्ड है, तो उसको स्टोरेज कॉस्ट भी लगेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट भी लगेगा और इंश्योरेंस कॉस्ट वगैरह भी लगेगा। बट अगर मान लीजिए शेयर्स हैं तो उनमें सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट लग सकता है, उसमें स्टोरेज तो कुछ लगना नहीं है, डीमैट में रखा हुआ है, और उसमें अलग से कोई इंश्योरेंस वगैरह आप उसका क्या कराओगे, आपके डीमैट में ही है तो इस तरीके की चीज़ें हो गई। तो जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उस तरह की कॉस्ट ऑफ कैरी होगी, उसी की तरह से आपके प्राइसिंग का मॉडल डिफर करते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैश एंड कैरी मॉडल फॉर फ्यूचर प्राइसिंग। अब कैश एंड कैरी मॉडल इज ऑल्सो नॉन आर्बिट्राइज मॉडल, ठीक है। दिस मॉडल अज्यूम्स दैट इन एन एफिशिएंट मार्केट आर्बिट्राइज अपॉर्चुनिटी कैन नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये मॉडल क्या बोलता है कि आर्बिट्राइज अपॉर्चुनिटी मतलब प्राइसिंग में जो डिफरेंस होगा ना, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, द मोमेंट opportunity to make money in the market due to mispricing happens, it is basically taken away by the arbitrageurs। तो arbitrageurs बैठे हुए हैं ये प्रॉफिट को खाने के लिए, ठीक है। एंड ट्रेडिंग तब तक नहीं होगी जब तक जो प्राइजेस आने चाहिए वो जब तक आ ना जाए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए प्रैक्टिकली फॉरवर्ड क्या लिखा है इन लोगों ने, ठीक है छोड़िए, ठीक है। प्राइस ऑफ एक्वायरिंग एन एसेट एज ऑन फ्यूचर डेट, बोथ द केसेस शुड बी सेम। कॉस्ट ऑफ सिंथेटिक फॉरवर्ड और फ्यूचर्स इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरिंग ऑफ द एसेट, ठीक है, शुड बी इक्विवेलेंट टू द प्रेजेंट फॉरवर्ड। यानी कि मान लीजिए आज एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपको फ्यूचर में 102 रुपये दिख रहा है और 100 रुपये उसका है स्पॉट प्राइस, तो कॉस्ट ऑफ कैरी उसका 2 रुपये ही होना चाहिए। ये नहीं हो कि 2.5 रुपया हो, तो फ्यूचर में सस्ता दिख रहा है फिर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैरी 2.5 रुपये है, तो फ्यूचर आप लॉन्ग कर लो 50 पैसे का, तो आपको ऐसे ही आर्बिट्राज बेनिफिट आ गया। Let us take an example from bullion market. Spot of gold is 40,000 per 10 grams. The cost of financing, storage and insurance for carrying the gold for 3 months is 100 per 10 grams. ठीक है. Now you purchase 10 grams of gold from the market for 40,000 and hold it for 3 months. We may now say the value of the gold after 3 months would be 40,100. Assume 3 months future contract of the gold is trading at 40,150 rupees. तो
जो 40,100 होना चाहिए वो 40,150 पे आज ट्रेड कर रहा है। तो व्हाट शुड वन डू? Apparently one should attempt to exploit the arbitrage opportunity। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 50 रुपए का तो क्लियर बेनिफिट दिख रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, गोल्ड को कैश मार्केट में खरीद लेगा और 3 महीने बाद फ्यूचर्स और 3 मंथ्स का जो फ्यूचर्स है उसको वो सेल कर देगा। 3 मंथ्स कैरी करने का गोल्ड का प्राइस कितना आ रहा है, 100 रुपये आ रहा है, और फ्यूचर को जो सेल कर रहा है तो 40,150 रुपये आ रहा है। तो 50 रुपये का बीच में जो डिफरेंस हुआ वो उसको ऐसे ही मिल गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड नॉन आर्बिट्राइज बाउंड। तो अब देखिए कोई भी जो एक्सचेंज पे आप ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो आपको एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज लगते हैं, गवर्नमेंट का जीएसटी लगेगा, ब्रोकर का ब्रोकरेज लगेगा, गवर्नमेंट का सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगेगा, सेबी का टर्नओवर फीस लगेगा, इतना सारा कॉस्ट लगता है। तो कॉस्ट कंपोनेंट्स ऑफ फ्यूचर ट्रांजेक्शंस लाइक मार्जिन, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, टैक्सेस क्रिएट डिस्टॉर्शन एंड टेक मार्केट अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम। तो जो हमने अभी तक देखा ना, उसमें हमने कहीं कॉस्ट की बात नहीं की, बट ये जो 50 रुपये का आपको गैप वहाँ पे दिख रहा था, उससे मान लीजिए 30 रुपये कॉस्ट ही है, तो कितने का बेनिफिट आ रहा है, खाली 20 रुपये का बेनिफिट आ रहा है। तो ये ध्यान रखना होगा आपको। अब ये लोगों ने ना एक फॉर्मूला यहाँ डाल के रखा है, फेयर प्राइस इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस इनफ्लोज। अब होगा क्या, जैसे चूंकि हम इक्विटी फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बीच में डिविडेंड आने वाला है आपको, राइट। तो मान लीजिए 5 रुपये का डिविडेंड आने वाला है, आपका कॉस्ट ऑफ कैरी 10 रुपये का बन रहा है और 5 रुपये का डिविडेंड आने वाला है। तो फ्यूचर प्राइस क्या होना चाहिए, 100 रुपये का अगर स्पॉट प्राइस है तो 10 रुपये उसमें आप ऐड कर दीजिए कॉस्ट ऑफ कैरी, माइनस कर दीजिए 5 रुपीज़ आपका जो डिविडेंड आने वाला है। तो फेयर प्राइस उसका होना चाहिए फ्यूचर में 105 रुपये आज के डेट में। अब ये एक सम है, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें मुझे समझाने का कुछ है नहीं, बेसिकली नॉर्मल अरिथमेटिक कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन आप एग्जाम में कर पाओगे, फॉर्मूला में समझाने का कुछ है नहीं। एग्जाम में आपको करने को एक्सेल भी आप यूज कर सकोगे, आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। assumptions in cash of carry model, underlying asset is available in abundance in market, मतलब मार्केट में अवेलेबल है, जितनी चाहिए आपको उतना मिलेगा। डिमांड एंड सप्लाई, कोई सीजनल इंपैक्ट उस पर नहीं है। होल्डिंग एंड मेंटेनिंग द एसेट इज इजी एंड फिजिबल। अंडरलाइंग एसेट कैन बी सोल्ड, ठीक है। नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, नो टैक्सेस, नो मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल में इतना दिक्कत आता है। तो कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल को लोगों ने थोड़ा इम्प्रोवाइज करके उसमें थोड़ा सा आपको एलिमिनेट डाल दिया है, आपका कॉस्टिंग वगैरह का भी। अब कन्वीनियंस यील्ड थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि अगर आपके पास वो चीज़ एक्चुअल में है तो वो होने से आपको क्या बेनिफिट होगा। मान लो शेयर आपके पास एक्चुअली में है, तो आपको अगर डिविडेंड आना है तो वो इनफ्लो आएगा, राइट। तो वो जो उसका बेनिफिट होता है शेयर पर्टिकुलर होने का, या आपके पास पैसे एक्चुअली हैं, तो उस चीज़ का जो बेनिफिट होता है उसी चीज़ को बोलते हैं कन्वीनियंस यील्ड। बेसिकली कन्वीनियंस यील्ड पे सम्स कैसा आ सकता है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस कन्वीनियंस यील्ड अगर मान लीजिए 2% है, तो ठीक है 2% आप उसमें कैलकुलेट करोगे और इनफ्लो में डाल दोगे उसको। ये हो गया आपका कन्वीनियंस यील्ड का कैलकुलेशन। एक्सपेक्टेंसी मॉडल ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी मॉडल क्या हो गया, एक्सपेक्टेंसी मॉडल में आप ना एक्चुअल स्पॉट और फ्यूचर की बात नहीं करते हो, आप ये एक्सपेक्ट करके चलते हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है। तो फ्यूचर में आप प्रीमियम पे भी हो सकते हो, डिस्काउंट पे भी हो सकते हो, उसी चीज़ का एक्सपेक्टेशन हम लेके चलते हैं, जिसको मैंने कॉन्टेंगो और बैकवर्डेशन कुछ देर पहले बोला था ना, उसमें यही चीज़ थी कि अगर future prices are higher than the spot prices in the underlying market, market participant may expect spot prices to go up in future, ठीक है। This expected rising market is called contango market। अगर मार्केट गिर रहा हो तो क्या होगा, if future prices is lower than the spot price, market participant may expect spot prices to come down in future, this is called backwardation market। तो contango और backwardation पे सम्स आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्राइस डिस्कवरी एंड कन्वर्जेंस ऑफ कैश एंड फ्यूचर प्राइजेस ऑन एक्सपायरी। देखिए ये चीज़ ना मैंने
ये चीज़ ना मैंने एक एक्सेल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है, एक बार देखिए आप इस एक्सेल को, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, फ्यूचर में प्राइस चल रहा है आपका 215 आज, और स्पॉट में प्राइस है 200 रुपये आज, ठीक है। अब चूंकि स्पॉट में प्राइस कम चल रहा है और फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा चल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, स्पॉट में खरीदेंगे और फ्यूचर में बेचेंगे, राइट। क्योंकि दिख रहा है कि 15 रुपये प्रॉफिट आ सकता है, तो जब स्पॉट में बाइंग प्रेशर आएगा, बाइंग प्रेशर से प्राइजेस ऊपर जाएंगे, और स्पॉट में लोग सेल कर रहे हैं, ज़्यादा लोग सेल करेंगे, तो स्पॉट में सेलिंग प्रेशर आएगा, सेलिंग प्रेशर होने से प्राइस कम होते जाएगा। तो ये देखिए प्राइजेस कम होते जा रहे हैं 215 से गिरते गिरते, जब तक ये दोनों प्राइजेस कन्वर्ज ना कर जाएं, ये एक्सपायरी के दिन देखिए कन्वर्ज कर जाएंगे। तो यही हो गया कॉन्टेंगो मार्केट। कॉन्टेंगो में क्या हो गया, फ्यूचर प्राइस ऊपर से आ रहा है और स्पॉट प्राइस नीचे से जा रहा है, और दोनों कन्वर्ज कर गए। अब बैकवर्डेशन, बैकवर्डेशन में सेम चीज, स्पॉट में आज 215 चल रहा है, फ्यूचर में 200 रुपए चल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, स्पॉट में जल्दी जल्दी बेचेंगे, भाई जल्दी बेच दो नहीं तो बाद में हमें पैसे कम मिलेंगे। और फ्यूचर में लोग खरीदेंगे क्योंकि देखेंगे सस्ता मिल रहा है, भाई जल्दी ज़्यादा 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 खरीदो। तो जैसे जैसे लोग आगे बढ़ेंगे, तो देखिए कि सेलिंग प्रेशर आएगी तो उधर प्राइसेस कम होते जाएगा, और यहाँ बाइंग प्रेशर आएगा तो यहाँ से प्राइसेस आपका बढ़ते जाएगा। तो वो फिर लास्ट में जाके एक्सपायरी पे दोनों कन्वर्ज कर जाएंगे, और ये चीज़ ऐसी होगी, तो 260 पे दोनों आके मिल जाएंगे। वही चीज़ इसमें है बैकवर्डेशन में, कि स्पॉट प्राइसेस आपके ऊपर हैं और फ्यूचर प्राइसेस नीचे हैं, वो दोनों आगे कन्वर्ज कर जाएंगे। और जो कॉस्ट ऑफ कैरी हम कर रहे थे ना डिस्कस, वो एक बार यहाँ देख लेते हैं। देखिए इसमें कैसा है कि मान लीजिए 3 मंथ की एक्सपायरी है, फ्यूचर चल रहा है 46,000, स्पॉट चल रहा है 45,000, तो कॉस्ट ऑफ कैरी इतना है 1,000 रुपीज़। अब किसी ने बोला कॉस्ट ऑफ कैरी इज 8% पर एनम, तो स्पॉट में चल रहा है इतना, कॉस्ट ऑफ कैरी ऐड कर दीजिए, 8% पर एनम निकाल लीजिए, तो आपका 900 रुपीज़ आ रहा है। 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी दिया हुआ था, ठीक है। अब कोई किसी ने बोला कि आपका इंटरेस्ट है 8% पर एनम और स्टोरेज कॉस्ट है 1%, तो आपने स्टोरेज कॉस्ट निकाला, आपने इंटरेस्ट कॉस्ट निकाला, आपने कॉस्ट निकाल दिया, तो वो हो गया कॉस्ट ऑफ कैरी आपका, ठीक है। कॉन्टेगो बैकवर्डेशन क्लियर है। अब चलते हैं इसमें, commodity equity and index futures, the basic concept of derivative contracts remains the same for underlying assets। तो अंडरलाइंग कुछ भी हो सकता है, commodity हो, इक्विटी हो, इंडेक्स हो, कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। अच्छा, लेकिन कमोडिटी मार्केट के कुछ फीचर्स ना वो उसके स्पेसिफिक होते हैं। हमारी NISM कमोडिटी की भी सीरीज है, वो भी आप देखिए अगर देखना हो तो आपको। यूज ऑफ फ्यूचर्स, ठीक है, तो कौन कौन लोग यूज करते हैं, हेजर्स यूज करते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट्स होते हैं, वो यूज करते हैं इसको। हेज बेसिकली क्या हो गया, आपके पास एक्चुअली वो चीज़ है, उसको आप हेज करते हो सो दैट आपका जो रिस्क है वो एलिमिनेट हो जाए। करेंसी वगैरह के लोग ज़्यादा हेजिंग करते हैं, कमोडिटीज़ की भी ज़्यादा हेजिंग करते हैं लोग। स्पेकुलेटर्स और ट्रेडर्स, ये बेसिकली आपके और मेरे जैसे और 99% ऑफ द इंडियन मार्केट हो गया, जो कि सिर्फ इस एम से आते हैं कि भाई 2-4 रुपये पैसे कमा ले। तो वो क्या करते हैं, देखते हैं कि हाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, बाई कर लेते हैं, ऊपर में हाई प्राइस पे भेज देंगे, इस तरीके से। आर्बिट्राइजर्स, देखिए आर्बिट्राइजर्स क्या हो गया, जिनको दिखता है कि भाई दो प्राइस में मिस प्राइसिंग है तो बाई करो, ठीक है। कॉन्टेगो और बैकवर्डेशन जो हमने दिखाया ना, वो बेसिकली वही एग्जांपल था। आर्बिट्राइजर्स देखते हैं कि दो प्राइस में मिसमैच अगर है, उसमें एंटर करो, वहां से पैसे बनाओ। ये एग्जांपल्स इन लोगों ने दिया है, इसको आप देख लीजिएगा, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, बेसिक प्लेन वेनिला अरिथमेटिकल एग्जांपल है। कंसेप्ट क्लियर रखिए तो सब समझ में आएगा। यूज ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स, ठीक है, तो यूज ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या होगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क को एलिमिनेट करते हैं ये लोग। Specific or unsystematic risk is a component of price risk that is unique to the particular event. The risk is inseparable from investing in securities। तो कुछ कुछ रिस्क तो होती हैं जिसको आप एलिमिनेट ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस रिस्क को कुछ हद तक आप क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई करेंगे अगर पोर्टफोलियो को, तो अनसिस्टमेटिक रिस्क से आप बच सकेंगे। और एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। एन इन्वेस्टर कैन डाइवर्सिफाई इट्स पोर्टफोलियो एंड एलिमिनेट मेजर पार्ट ऑफ द रिस्क, but what is left is non-diversifiable portion और the market called systematic risk। इसमें बेसिकली क्या हो गया कि देखिए कुछ कुछ चीज़ें तो आपके हाथ में नहीं होगी ना, आप कितना भी वो चेंज कर लीजिए तो, ठीक है। तो कुछ तो मार्केट के कारण रिस्क बना रहेगा, उसको ही बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, तो वो बना रहेगा। तो वी मे से दैट टोटल प्राइस रिस्क इज इन इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी इज द सम ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क
एंड द अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो टोटल मार्केट रिस्क क्या हो गया? सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क। यहाँ पे इन लोगों ने बीटा कैलकुलेशन बोला है, आई डाउट कि बीटा कैलकुलेशन कभी आएगा, बट बीटा इज ए मेजर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ ए सिक्योरिटी दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दिया है इन लोगों ने? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 4 स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो विद बीटाज ऑफ, बीटा इज बेसिकली व्हाट? मेजर ऑफ चेंज बिटवीन द एक्चुअल प्राइस एंड इंडेक्स कितना वॉलेटाइल है। ठीक है, तो मान लीजिए आईटीसी का शेयर 10% मूव किया और इंडेक्स मूव किया 3%, तो आईटीसी का वॉलेटिलिटी इज 3 टाइम्स, उसका बीटा इज बेसिकली 3 टाइम्स, क्योंकि इंडेक्स 3-3.25% मूव कर रहा है, वो 10 रुपये मूव कर रहा है, वो 10% मूव कर रहा है। ठीक है, तो 3 टाइम्स आ गया बीटा। तो इन लोगों ने यहाँ पे बीटा दे दिया है हैविंग इतना वेटेज इन द पोर्टफोलियो। तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैसे निकलेगा? जो वेटेज है इनटू बीटा आप कर दीजिए, तो आपका बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो आ जाएगा। इसको हम स्प्रेडशीट पे एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए आपका वेटेज पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, और वेटेज लिख लिया यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे मैंने लिख लिया आपका बीटा। ठीक है, अगर मान लीजिए 0.5 है बीटा, 0.05, 0.5, 1, 1.3, ठीक है, वेटेज है 0.1, 0.3, 0.5 एंड अगेन 0.1। ठीक है, तो अब हमको निकालना कैसे है? हम वेटेज इंटू बीटा कर देंगे। तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कितना आ गया? तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो आ गया 0.785। इस तरीके से हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये लोगों ने इसी तरह के वो दिए हैं, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, वैल्यू ऑफ इंडेक्स फ्यूचर, इस तरीके से ही कैलकुलेशन करना है। तो वो आप लोग कर लीजिएगा, स्प्रेडशीट पे हो सकता है, आप चाहें तो एक्सेल पे कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो कैलकुलेटर पे कर लीजिए, और आप पेज भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फिजिकली एग्जाम देने जाते हैं तो आप वहाँ पे पेज पे भी लिख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन हेजिंग, ठीक है, लॉन्ग हेज। बेसिकली क्या हो गया कि मान लीजिए आपके पास एक्चुअली आपके पास कोई चीज़ है, फिजिकली में है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 100 आईटीसी के शेयर हैं, और आपको डर क्या है कि प्राइस गिरेगा, तो आप क्या करते हो? प्राइस गिरने का अगर आपको डर है तो आप उसको शॉर्ट कर देते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ये उसको जब शॉर्ट करते हो तो प्राइस जब भी नीचे जाएगा तो वो कैश फ्लो आपको आते जाएगा, बिकॉज आपको प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, फिजिकल शेयर आपके पास है ही। तो वो जो जितना प्राइस गिरते जाएगा ना, उतना आपको आप अपने देखेंगे कि आपको नेट में कोई लॉस हो नहीं रहा है। तो लॉन्ग हेज मतलब अगर आप लॉन्ग गए मार्केट में, तो शॉर्ट हेज मतलब शॉर्ट गए हैं मार्केट में। तो इसमें मैं बार बार क्या समझाऊं? क्रॉस हेज मतलब क्या हो गया? When futures contract on an asset is not available, market participant look forward to asset and closely associated with the underlying and trade in futures market of that closely associated asset. मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में आपको ट्रेड करना है, बट उसका फ्यूचर का आपके पास मतलब प्रोडक्ट ही नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको आधा केजी गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, आधा केजी गोल्ड है ही नहीं, तो आप क्या करते हो? 100 ग्राम वाले कॉन्ट्रैक्ट में आप 5 कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हो। तो वो एक तरह से क्रॉस हेज हो गया। एग्जैक्टली तो नहीं हुआ, बट आपने एटलीस्ट कर लिया। या आपने एक देखा कि एमसीएक्स का जो बुलडेक्स है उसमें 70% आपका गोल्ड है, तो आपने उस क्वांटिटी के हिसाब से अपना गोल्ड पे वहां पे हेज कर लिया। ठीक है, हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ मतलब जिस पर्टिकुलर मंथ में आपका हेज पोजीशन आपने लिया है ना, वो पर्टिकुलर मंथ हो गया आपका हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ। ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स मार्केट, ट्रेडर्स आर रिस्क टेकर्स इन डेरिवेटिव मार्केट। जो भी लोग ट्रेड करते हैं या स्पेकुलेट करते हैं, बेसिकली वो रिस्क ले रहे हैं।
वो छोटे से प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी पोजीशन नेकेड होती है, क्योंकि उनको फिजिकल अंडरलाइंग से कोई मतलब नहीं होता, उनको एक्चुअल अंडरलाइंग से कोई मतलब नहीं होता, वो बस इसलिए आ रहे हैं कि 2-4 रुपए कमाने की मौका मिल जाए। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर्स मार्केट, ठीक है, अगर आप देखिए बाइंग और सेलिंग करते हैं, आर्बिट्राज हमने आगे भी डिस्कस कर लिया था, अभी मैं ज़्यादा उसको डिटेल में क्या समझाऊं, बट ठीक है, उसमें जो अलग अलग तरह के आर्बिट्राज होते हैं वो बता देता हूँ। कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने लॉन्ग पोजीशन लिया इन कैश एंड शॉर्ट पोजीशन लिया इन फ्यूचर मार्केट, मतलब आपने वो मान लीजिए जो शेयर थे आपके, तो आपने 100 मान लीजिए आईटीसी के शेयर खरीद लिए और फ्यूचर में उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए 5 शेयर लॉट का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 शेयर आपने कैश में बाई किया और फ्यूचर में आपने एक लॉट सेल कर दिया, तो 5 शेयर आप शॉर्ट हैं फ्यूचर में और आप यहाँ पे लॉन्ग हो गए कैश साइड में। रिवर्स कैश एंड कैरी मतलब रिवर्स, सेम पोजीशन रिवर्स में आप लॉन्ग हो जाते हो फ्यूचर मार्केट में और शॉर्ट हो जाते हो कैश मार्केट में। इंटर एक्सचेंज आर्बिट्राज मतलब क्या हुआ, दो एक्सचेंज के बीच में प्राइस डिफरेंस आपको मिला, ₹1 की अपॉर्चुनिटी देखी आपने, वो खा ली, वो हो गया इंटर एक्सचेंज आर्बिट्राज। अब ये कैश एंड कैरी आर्बिट्राज का एग्जांपल है, आप रीड कर लीजिएगा, इसमें मुझे समझाने लायक कुछ है नहीं। रिवर्स एंड कैश एंड कैरी का भी सेम चीज है। इंटर मार्केट आर्बिट्राज, अब मान लीजिए कोई एक शेयर है जो कि ₹101 पे एनएससी पे ट्रेड कर रहा है और ₹100 पे बीएससी पे ट्रेड कर रहा है, तो बीएससी पे कॉन्ट्रैक्ट वो ₹100 में खरीदेगा और ₹101 पे एनएससी पे सेल कर देगा, ये हो गया इंटर मार्केट आर्बिट्राज, ठीक है। तो ये चैप्टर हम यहीं एंड करते हैं आज।